रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में माननीय सांसद जी के साथ इंद्री के विधायक और पूर्व में राज्यसभा सदस्य आदरणीय रामकुमार कश्यप जी, हमारे घरोंडा के विधायक आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, हमारी करनाल की नगर निगम की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के करनाल विधानसभा के प्रतिनिधि आदरणीय संजय बटला जी, करनाल जिला भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री सर्वश्री योगेंद्र राणा जी, श्री राजवीर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की टीवी एंड प्रिंट मीडिया हरियाणा प्रदेश के प्रदेश प्रभारी श्री शमशेर मैन जी, राजेंद्र सत्तू जी, हमारे वरिष्ठ साथी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सर्वप्रथम मैं माननीय विधायकगणों से और आदरणीय संजय जी से मैं माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा, पहले वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अगर पत्रकार साथियों ने जो कोई प्रश्न पूछना हो वो एक एक करके माननीय सांसद जी से अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय श्री संजय भाटिया। सबको नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के करनाल जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन जी ने सभी विधायकों का, हमारी बहन मेयर का, मुख्यमंत्री जी के करनाल प्रतिनिधि जी का और मीडिया से संबंधित जितने कार्यकर्ता हमारे पीछे बैठे हैं, हमारे महामंत्री बैठे हैं, सबका परिचय, करनाल की जागरूक पत्रकार जगत, मैंने ये जागरूक शब्द इसलिए कहा है कि मैं आपके न्यूज़ चैनल्स, वेब पोर्टल्स, प्रिंट मीडिया रेगुलर उसके टच में रहता हूँ। मुझे लगता है कि आप सब लोग दिन रात मेहनत करने के बाद बड़े अच्छे ढंग से जो बातें समाज के बीच में जानी चाहिए वो आप सब रखते हैं। चाहे वो कोरोना का संक्रमण काल रहा हो, जितनी महत्वपूर्ण भूमिका करनाल के मीडिया बंधुओं ने, मीडिया से संबंधित पत्रकार बंधुओं ने निभाई है, मैं समझता हूं कि इसका उदाहरण पूरे देश में इस बात को नोटिस हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया और अपनी एक दो बातों के अंदर कोट भी किया। आप एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने जो जन जागरण अभियान, जो हम सब लोगों की बात, जो प्रशासन की बात समाज के आगे रखी, उसी के कारण ही कोरोना से हम सब लोग बचे रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, मैं आप सबको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। अभी बल्हेड़ी चौक पर जो द्वार बना हुआ है वहां पर सुबह पौधारोपण का कार्यक्रम था, वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, कुछ पत्रकार बंधु वहां थे। आज से हमने एक अभियान की शुरुआत की है। मेरे का हिमांशु जी, वो आपके पास लिस्ट होगी गांव की। हमने बिल्कुल एक एक गांव का सर्वे कराकर इस मानसून के अंदर 10 लाख पौधारोपण का एक कार्यक्रम फिक्स किया है। 10 लाख पौधों का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये सूची बनते हुए 11.5 तक पहुंच चुका है। 11.5 लाख पौधे लगाएंगे और मुझे लगता है कि करते 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 ये हम 15 लाख तक पहुंचेंगे। आज उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया अपनी लोकसभा क्षेत्र से। हमारी जो फॉरेस्ट की हरियाणा की सबसे बड़ी अधिकारी हैं अमरिंदर कौर जी वहां उपस्थित थे, सारा प्रशासन उपस्थित था, सभी विधायक, मेयर, जिला अध्यक्ष, सभी पार्टी के लोग वहां पर उपस्थित थे। पर्यावरण आज हम सब के लिए एक चिंतन का विषय बन चुका है। ऐसा नहीं है कि वर्षों से पर्यावरण के ऊपर चर्चा नहीं हो रही, चिंतन नहीं हो रहा, लेकिन जब से कोरोना संक्रमण काल के अंदर हम यहां निकल रहे हैं, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। पिछले अनेक वर्षों में जो चिड़ियों का चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना हम भूल चुके थे, हम सुन नहीं पा रहे थे। इस 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर हमने अपने आसपास उनको देखा।
सैकड़ों किलोमीटर दूर जो पहाड़ियां कभी नंगी आंखों से देखी नहीं जाती थी पोल्यूशन के कारण, उनको हमने देखा। कोरोना के समय में जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, एडवांस मेडिकल फैसिलिटी वाले विकसित देश माने जाते थे, डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती थी, वो भी इस कोरोना के सामने हार गए। लेकिन हमारे देश का दूरदर्शी नेतृत्व, देवतुल्य नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक परमात्मा का आशीर्वाद जो हमें मिला, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जनसंख्या वाला देश, अगर यहां पर उस तरह का निर्णय लॉकडाउन का या जनता कर्फ्यू का या नियमों को पालन ना किया जाता, जिसका पालन करने में प्रशासन के साथ साथ सभी पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, सभी मीडिया कर्मियों का, सभी सामाजिक संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का, सभी एनजीओज का, उनके साथ साथ जो हमारे देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाई बहन थे, जिन्होंने बड़े संयम और धैर्य से, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा असुविधा हुई, लेकिन उस असुविधा के होते हुए भी जिस धैर्य और संयम का उन्होंने परिचय दिया, मैं समझता हूं कि हम कोरोना जैसी महामारी से सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं और बाकी देशों के मुकाबले कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कहता नुकसान नहीं हुआ, तुलनात्मक अगर देखा जाए तो उन विकसित हमारा, हालांकि जब थाली बजाने का आह्वान हुआ या दिए जलाने का आह्वान हुआ मेरे विपक्ष के, क्योंकि उनका धर्म बनता है कि वो विरोध करे हर उस मुहिम का जो सरकार की तरफ से या जो सत्ताधारी दल की तरफ, उन्होंने उस चीज का उपहास भी बढ़ाया कि दिए जलाने से, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि माननीय मोदी जी का जो आह्वान था वो हमारी संकल्प शक्ति को दृढ़ करने का था, हमारा मानस तैयार करने का था कि हम एकजुट होकर इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ेंगे। और वो गई, पूरी दुनिया के देशों ने माना कि जिस तरीके से भारत ने कोरोना के खिलाफ शायद किसी अन्य देश ने लड़ी होगी। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात की तारीफ की कि हिंदुस्तान कोरोना से लड़ने वालों में सबसे अग्रणी देशों में था, जिसने केवल अपने देश में ही गाइड नहीं किया, अन्य देशों को भी मार्गदर्शन दिया। आज हम भाग्यशाली हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इस अवसर पर कोरोना ने जो हमें सोचने का मौका दिया है, चिंतन करने का मौका दिया है, हम संकल्प लें। मैं एक अभियान की शुरुआत कर रहा हूं, मैं और मेरा पेड़ अभियान। हमारे यहाँ पर पुलिस एकेडमियां हैं बहुत ज़्यादा, करनाल मेरा वैज्ञानिकों की धरती है, यहाँ का मीडिया बड़ा जागरूक है। अगर आप इस जागरूकता अभियान में, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है, अगर विपक्ष के लोग इसमें कोई राजनीति ढूंढते हो तो मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन एक संकल्प अगर मेरे करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर जिस अभियान की मैं आज शुरुआत कर रहा हूं, अगर एक संकल्प मन में जगा लेंगे तो वो मुश्किल नहीं है कि हम लाखों पेड़ अपने प्रयास से लगा जीवित भी रख पाएंगे और उनकी छाया, उनकी दी हुई ऑक्सीजन में हम स्वच्छ वातावरण में रह पाएंगे। एक अभियान मैं और मेरा पेड़, इस पहले वर्ष के अंदर, इस पहली मानसून के अंदर 10 लाख पेड़ों का लक्ष्य आज की एक देना चाहता था। और पिछले एक वर्ष से का कार्यकाल था, जो सरकार हमारी दूसरे कार्यकाल में गई, उसका पहले को पूरा हुआ। इस एक वर्ष के अंदर आप सब लोगों के आशीर्वाद से रिकॉर्ड वोटों के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में मैं इस स्वर्णिम एक वर्ष हूं। हजारों वर्ष से जो चीजें हमारे देश में रुकी हुई थी, जिनके ऊपर सैकड़ों संघर्ष हो चुके थे, आजाद होने के बाद भी वो नासूर
जो हमारे सीने में जो बार बार पीड़ा दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, ऐसे फैसले बड़े अच्छे तरीके से हमारे देश के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वो फैसले किए। उसकी एक छोटी सी बानगी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। धारा 370, कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं जो इस धारा 370 के बारे में ना जानता हो। ये धारा 370 थी जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने से रोकती थी। केवल धारा 370 के कारण इस देश को आजाद कराने से पहले अनेक महापुरुषों ने, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, ऐसे सैकड़ों वीरों ने अपनी शहादत दी, इस देश को आजाद कराया। उसके बावजूद भी जिस कश्मीर के अंदर हजारों सैनिकों ने अपनी जान दे दी उस सीमा की रक्षा करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर के अंदर पूरी तरह से हिंदुस्तान का कानून लागू नहीं था। वो कानून लागू करने में अगर कोई रोक थी तो वो धारा 370 की थी। विपक्ष के लोग राजनीति करते थे, चाहे विपक्ष के लोग वोट की राजनीति करते थे। धारा 370 का जिक्र आते पूरा विपक्ष एकजुट के बोलता था कि हमारी लाश पर से धारा 370 हटेगी। लेकिन इस वर्ष के जो मोदी सरकार 2 का पहले वर्ष का कार्यकाल था, एक ही झटके से 370 वोटों से धारा 370 को हटा दिया गया, प्रदेश बनाया गया। जो वर्षों से एक भेदभाव का शिकार हो रहा था लद्दाख क्षेत्र, ऐसा निर्णय किया गया। राम मंदिर के निर्माण के लिए सैकड़ों वर्ष से संघर्ष चल रहा था। मोदी जी से पहले, भाजपा की सरकार से पहले जितनी भी सरकारें रही कांग्रेस की और विपक्ष की, उन्होंने हर बार ये निर्णय ना हो पाए, अड़ंगे अड़ाए गए। उनके बड़े बड़े पदाधिकारी वकील बनकर कोर्ट में खिलाफ पक्ष में खड़े हुए। लेकिन इस बार, इस वर्ष जो सरकार के मोदी 2 के पहले वर्ष के कार्यकाल में हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, अपनी शुक्रिया करते हैं कि किसी दलील को ना मानते हुए समाज के जनमानस के इस दावे को कभी राम जन्मभूमि पर मंदिर था जिस पर एक निर्माण और ढांचा खड़ा किया, राम मंदिर का निर्माण हो, इस निर्माण के मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये दूसरा निर्णय इसके कार्यकाल में आया। 3 तलाक की जो कुप्रथा केवल वोट बैंक की राजनीतिकरण के कारण जो मेरी मुस्लिम बहनों को एक जीवन अंधेरे में चला जाता था, केवल 3 शब्द बोलते ही तलाक तलाक तलाक, उसका जीवन बदल जाता था। बड़े साहस के साथ मोदी सरकार ने एक ही झटके में उस कानून को बदल दिया। विरोध, लेकिन मानवीय और संवेदना के साथ इस कानून को बनाया गया। और एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला और सीमा पर रोज की आतंकवादी घटनाएं थी, एक दृढ़ता से इस पहले साल के अंदर सरकार ने दिखाया। जैसे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की, हालांकि विपक्ष तो उसके सबूत मांगता रहा, मैं उस बहस के अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज खुशी का दिन है, आज उपलब्धियों का दिन है। जितना जहर और जितना भ्रम विपक्ष ने फैलाया, मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन जिस दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान की जनता को गर्व हुआ कि आज वैसा नहीं कि जब दिल किया हमारी सीमा में घुसकर आप चोट मार के हमारे सैनिकों को शहीद करके चले जाओगे और फिर कार्रवाई नहीं होगी। उनकी सीमा में घुसकर जिस तरह से मारा गया, फैसला किया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान एक मजबूत देश के रूप में उभरा। एक समय था कि अखबारों में आर्टिकल आते थे, मीडिया के लोग जागरूक करते थे कि भाई गोला बारूद नहीं है मिलिट्री के पास, आर्मी के पास,
कुछ नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार से इस बात से कोई समझौता नहीं किया, विपक्ष की आलोचनाओं को भी दरकिनार करते हुए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, इसलिए अत्याधुनिक हथियार सेनाओं को उपलब्ध कराए गए। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड पर है। विकास के फैसलों को देखो, मैं समझ सकता हूं, कई बार एक कहावत है कि प्रिय लगने वाला फैसला शायद इतना ज्यादा भला नहीं कर सकता, लेकिन कोई फैसला सरकार का जो देखने में कड़वा लगता है, माफी चाहता हूं, महाभारत में एक श्लोक है, संस्कृत का है, मैं अच्छी संस्कृत नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी पढ़ के बोलता हूं। समम प्रियम तू परित्यज्य यद यल्लक हित भवेत, अर्थात राजा को अपने प्रिय लगने वाले कार्य की बजाय वही कार्य करना चाहिए जिसमें सबका हित हो। इसी तरह से जनता का हित करने वाले फैसले, कई बार जैसे स्टार्टिंग में डीमोनेटाइजेशन हुआ, बड़ा हो हल्ला मचा, जिस तरह से जीएसटी का फैसला हुआ, बड़ा हो हल्ला मचा, लेकिन उसमें सबका भला हुआ। लेकिन उन सारी चीजों को वोट बैंक की राजनीति से, लाभ हानि से, सबसे दूर हटते हुए मोदी जी ने इस देश को जो आगे 50 साल में ले जाने वाला विजन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का हो, अनेक ऐसे फैसले मोदी सरकार ने किए। मैं केवल आप लोगों से एक बात संवेदना के साथ, मानवता के साथ कहना चाहूँगा कि आतंकवाद केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। आज पूरी दुनिया ने माना है कि आतंकवाद एक विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जिस मजबूती के साथ जो एक्ट पार्लियामेंट के अंदर यूएपीए का लाया गया, जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हमारे सुरक्षा बलों को मजबूती मिली, वो केवल अगर संभव था तो वो मोदी सरकार के अंदर ही संभव था। मझोले व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए आरसेप का फैसला जो मोदी जी से पहले की सरकारों ने कर रखा था, लोग कहते थे कि अभी आरसेप पे साइन करने के अलावा इस एनडीए सरकार के पास कोई चारा नहीं है। बड़ी दृढ़ता के साथ मोदी जी ने सबकी जो उम्मीदें और अपेक्षाएं थी उनके अनुरूप नहीं, देश हित के अनुरूप आरसेप पे वो हस्ताक्षर करने से मना किया। उनके मना करने के बाद विश्व में अनेक देशों ने उनकी सराहना की कि इतनी दृढ़ता का परिचय अगर कोई दे सकते थे तो वो नरेंद्र मोदी जी दे सकते थे, जिसमें हमारे स्वदेशी को बल मिला, हमारे छोटे किसानों को फायदा मिला, मजदूरों को फायदा मिला, व्यापारियों को फायदा मिला। जिस तरह से किसानों के लिए पेंशन दी गई, सम्मान निधि दी गई, छोटे व्यापारियों की पेंशन लागू की गई, अनेक ऐसे सैकड़ों फैसले हैं जिसका एक ब्रोशर फोल्डर मेरे ख्याल मेरे साथियों ने आपको दिया है। वो सारी चीज़ें आप उसमें देख भी सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप जरूर मेरे से पूछिए, मैं उसका जवाब। हाँ जी, नमस्कार। मेरे 3 क्वेश्चन है आपके। हाँ जी, लेफ्ट साइड में। हाँ जी, कहाँ पे? लेफ्ट साइड आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहला क्वेश्चन है कि आपने 1 साल की उपलब्धियां नरेंद्र मोदी जी की गिनवाई, आपकी खुद की उपलब्धियां क्या रही करनाल लोकसभा के लिए? नंबर 1। पहला क्वेश्चन, इसमें मैं और एड ऑन कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन रेज किया था लोकसभा में टोल प्लाजा का और नेशनल हाईवे का जी। जब दिस बिल वेरी फॉर द पीपल ऑफ करनाल एंड पानी, अभी टोल भी वहीं पे है और रोड भी आपका एज इट इज। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, आप पे आरोप लगते रहे हैं कि पिछले 1 साल में आप एब्सेंट रहे हैं करनाल से। आपने वादा किया था करनाल के लोगों को कि आप हफ्ते में 2 या 3 बार सीटिंग देंगे, मतलब यू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम योर कंस्टिट्यूएंसी इन करनाल। थर्ड क्वेश्चन, आप ये चौथा हो गया, 3 हो चुके हैं आपके, चौथा है ये। नहीं, आप 3 और पूछो, वो दिक्कत नहीं, लेकिन ये चौथा क्रम ठीक कर रहा हूँ। एलिगेशन लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लीडर्स के ऊपर कि कोविड पेंडेमिक के दौरान लोगों को धमका के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं।
द लास्ट नॉट लीस्ट, चंद्र प्रकाश कपुरिया के मामले में क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने थोड़ी जल्दबाजी की उनको निष्कासित कर दिया? सर आपकी रिप्लाई करो। अच्छा ठीक है। पहला प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि आपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या किया। आपका ये प्रश्न पूछने से पहले ही मैंने ये 2 पेज जो मैंने काम किए मैंने निकाल लिए थे। मुझे पता था ये प्रश्न आप पूछने वाले हो। मैं मोदी सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां जिन्होंने इस देश का इतिहास बदल दिया उसकी जानकारी दे रहा था। तो ये आपका प्रश्न है, मैं उससे पहले से ही पूरी तैयारी में था। आपने फिर स्वयं दूसरे प्रश्न में मेरी बात का ही जवाब दे दिया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने पहले ही कहा कि आपने रिकॉर्ड वोटों से भेजा। मैंने सबसे पहले ही आंखों में चुभने वाली बात जो थी, करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 जिले पड़ते हैं, करनाल और पानीपत। पानीपत के अंदर जिस फ्लाईओवर को पानीपत की जनता यूज नहीं करती उसका टोल उनको देना पड़ता है। ये मैंने पार्लियामेंट में किया और आपने उसकी प्रशंसा भी की, आपके मीडिया ने भी उसको दिखाया और मेरे सोशल मीडिया से भी लगभग 1.25 लाख लोगों ने उस मेरी स्टेटमेंट को देखा और अपने कमेंट्स भी किए। टोल यूपीए सरकार के टाइम जो एग्रीमेंट हुआ था एल&टी के साथ, वो फ्लाईओवर बना था। उस एग्रीमेंट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ था कि मिनिमम कुछ चार्जेस पानीपत के लोगों को देना चाहिए, लेकिन मैं उनकी कमी बताकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो रहा। मैंने बड़ी मजबूती से उठाया। एल&टी ने कहा कि हमने अपनी कॉस्ट को उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, जो पानीपत से टोल मिलना है हमें वो रिवेन्यू लॉस होगा। तो मैंने मीटिंग में उनको कहा कि आपको कितना रिवेन्यू लॉस होगा उसकी प्रेजेंटेशन बना के आप मेरे को दो। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हिंदुस्तान का पहला फ्लाईओवर है जिसको बिना यूज किए हुए टैक्स देना पड़ता है। केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे पहला फ्लाईओवर है जिसको बिना यूज किए हुए भी टोल देना पड़ता है। मैं उस रिवेन्यू लॉस के लिए मैं बात करूंगा उनके साथ, लेकिन वो एग्रीमेंट के अनुसार। अदरवाइज अगर एक ही झटके से कोई सरकार फैसला करेगी, आपने देखा कि डेवलपमेंट्स के कितने काम कोर्टों में जाकर लटक जाते हैं, 1 मिनट से पहले लिटिगेशन में कंपनीज चली जाती हैं। एक तो वो है। दूसरा, मैंने बस्ताड़ा वाला इशू उठाया। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर दूसरा टोल नहीं होना चाहिए। मैं कहा हमारा तो आपने 18 किलोमीटर पे ही लगा दिया, इधर भी लगा दिया और 30 किलोमीटर पे 35 किलोमीटर पे आपने सोनीपत की तरफ भी लगा दिया। रोहतक की तरफ हमारा 10 किलोमीटर के ऊपर डाहर के ऊपर भी लगा दिया। मैंने उनको कहा कि मेरी लोकसभा क्षेत्र चारों तरफ से टोल से घिरी हुई है और ये विषय मैंने वहां पर माननीय नितिन गडकरी जी के ऑफिस में उनके अंदर रखा। उन्होंने इसके ऊपर जो मेरी एक रिक्वेस्ट थी, इन राइटिंग जो लेटर गए हुए पूरी डिटेल मेरे पास है। कम से कम ऐसे 100 मुद्दे हैं, अभी आपको बताऊंगा, आपका प्रेस का टाइम बहुत लंबा चला जाएगा। टोल के ऊपर मैंने ये मुद्दा उठाया। नेशनल हाईवे का काम लगभग 2 साल से जो दिल्ली से पानीपत आता है उसका रुका हुआ था। उसका कंट्रैक्ट अपने जो आपके मीडिया से भी जुड़े हुए हैं उनकी कंपनी के पास था, उनके भाई के पास था। उनसे भी मैं मिला, सरकार से भी मिला। मैंने वो कंट्रैक्ट चेंज करवाया। लॉकडाउन के कारण वो काम शुरू नहीं हो सका। लॉकडाउन के कारण तुरंत बाद वो काम अलॉट हो चुका है दूसरी कंपनी को। नेशनल हाईवे का काम वो शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि आप अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र से एब्सेंट रहे। मैं मेरे भाई एक बात कहना चाहूंगा कि संजय भाटिया जिस दिन से लोकसभा का चुनाव लड़ा उससे पहले कभी भी आप फेसबुक देखोगे, मेरे जीवन की एक पोस्ट भी उस फेसबुक के ऊपर नहीं डली होगी। लेकिन जिस दिन से मैं चुनाव लड़ा, मेरे रोज का नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। मैं समझ गया, आपकी भावना समझ गया। करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर मेरे 365 दिनों में कोई दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित ना रहा हूं। मेरी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो मेरे सोशल मीडिया पे ना रही हो। यहां तक कि जिन दिनों में पार्लियामेंट का सेशन भी चला है, मैं सुबह ट्रेन से शताब्दी से जाकर और शाम को ट्रेन से ही वापस शताब्दी में
अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर रहा हूं। नंबर 1, आप करनाल और पानीपत को बांटने का प्रयास कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं। आप सुनो, मैं समझ, अरे सर आप अब मुझे प्रश्न का जवाब देने दो ना, मैं नहीं ले रहा, मैं बिल्कुल सर मैं आपका थैंक्स कर रहा हूं। अरे सर मेरी अगर जवाब पूरा सुनेंगे तो आपका बड़ा धन्यवाद है। नो सर ऐसा नहीं सर, मैं इतनी गलती कर सकता हूं पत्रकारों की मीटिंग नहीं सर, नहीं सर, अच्छा नहीं मैं ऐसा नहीं लिया। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको नहीं आपने करनाल जिला बीच में टोकना, करनाल की बात आपने बोली। सर आप सुनिए, आपने ये बात बोली थी मेरे इंटरव्यू में, मैंने आपको कहा था कि आप करनाल में कोई मकान लेंगे क्या, करनाल आएंगे? आपने कहा था मैं करनाल तब आऊंगा जब मैं करनाल से जाऊंगा, मैं आपको अभी सुना सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर आप ये बात मत करिए कि करनाल में पानी, सर करनाल से आपका करनाल, सर सुनो सर एक सेकंड, करनाल से आपका तात्पर्य करनाल जिला है? बिल्कुल जी, करनाल शहर है, करनाल जिला है। करनाल शहर और करनाल जिला है। अगर करनाल शहर और करनाल जिला है, मंगलवार, अगर मैं आपसे तुरंत अभी आपसे बात करके ही फैसला ले रहा हूं, अगर आपको इतने पर्टिकुलर आप करनाल के ऊपर है, करनाल लोकसभा से नहीं है, अगर आप सर मैं अरे सर आप मेरी सुनो यार, आप बड़े जागरूक हैं, मैंने तो आपकी पहले बड़ाई करी, लेकिन सामने वाले को भी बोलने का मौका देंगे। और मेरे ख्याल लाइव चल रहा है, ये सब का सब लाइव चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है। मेरे खुद के 2 लाइव चल रहे हैं, मेरी खुद आईडी से इस समय लाइव चल रहा है। सर मेरी बात का अगर आप पूरा सुनेंगे, अगर करनाल से तात्पर्य आपका करनाल शहर है या, तो भाई साहब आप ये, मैं अभी आपके सामने निर्णय कर रहा हूं, ये मेरी तरफ संजय बटला जी मुख्यमंत्री के करनाल प्रतिनिधि और मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, इनकी अनुमति के बिना मैं ये अभी निर्णय आपके सामने कर रहा हूं। मंगलवार, वीरवार और शनिवार 10 बजे, इसको बड़े अक्षरों में लिख दो, मैं सुबह कृष्णा मंदिर, जो हमारा अभी तक जिला कार्यालय नहीं बना भाजपा का, वहां हम बैठते हैं, वहां हमारी बैठकें होती हैं। मैं 10 बजे इन 3, आप 2 दिन कह रहे हैं, मैं 3 दिन वहां बैठूंगा। अगर करनाल शहर से आपका तात्पर्य है तो मैं बैठूंगा, लेकिन जहां तक करनाल लोकसभा क्षेत्र में रहने वाली एक्टिविटी है, उस समय जो चर्चा होती थी चुनाव के समय में कि पिछले सांसद अपने क्षेत्र में नहीं आए, तो मैं उस क्षेत्र के नाते आपसे कहता था कि मैं क्षेत्र में तब आऊंगा जब मैं क्षेत्र से बाहर जाऊंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड 365 वीडियो आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं, पार्लियामेंट का सेशन है, रात को 11 बजे तक चल रहा है, तो वो आप भी समझ सकते हैं कि वो ड्यूटी आपने दी है। अदरवाइज 365 दिन मैं अपने क्षेत्र में रहा हूं, और आपके कहने पे अभी फैसला कर लिया, 2 दिन नहीं 3 दिन कृष्णा मंदिर में ये अनाउंस है, टिल देन, जब तक का मेरा ये कार्यकाल है, मंगलवार, वीरवार और शनिवार कभी भी कोई मेरा पत्रकार भाई और समाज का आदमी, और अगर आप ये बात लिख देंगे, मैं इसमें आपका धन्यवाद कर रहा हूं सर, आपने ये बात मेरे से संकल्प करवा दिया, ये मैं सारे मीडिया के सामने सबके कह रहा हूं, ये मेरा संकल्प हो गया कि आपका धन्यवाद कि आपने मेरी अगर कोई कमी रही है करनाल शहर में ना रहने की, वो आपने दूर कर दी, आपका थैंक्स सर। और 10 बजे कृष्णा मंदिर में प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक वीरवार और प्रत्येक शनिवार 10 बजे पूरे, जब तक लोग रहेंगे पब्लिक डीलिंग में रहूंगा, मीडिया के लोग आए, पत्रकार आए, सब कोई मर्जी आए रहेंगे, उसके बाद फिर फील्ड में रहूंगा, गांव में जाऊंगा, चौपाल में जाऊंगा, किसी विधायक भाई को लूंगा, किसी पार्षद भाई को लूंगा, किसी सरपंच को लूंगा, लगातार जिस दिन मेरा ये कार्यकाल का आखिरी दिन होगा तब तक के लिए संकल्प है परमानेंट। थैंक यू। हाँ लास्ट वाला, 1 सेकेंड, लास्ट वाला क्वेश्चन आपने कहा कि आपके क्या उच्च पार्टी के अधिकारियों के, कथुरिया जी से पहले आपने एक और पूछा था, हाँ पैसे इकट्ठे किए आपके किसी नेता ने और विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, तो आप अदरवाइज मत लेना ना, ये समझना कि मेरे सवाल का मजा है। आपको लगता है कोई करनाल के अंदर विपक्ष नाम की चीज है? लग रहा है क्या? मेरे को तो नहीं लगता करनाल में कोई विपक्ष नाम की चीज है, और कभी मैंने किसी विपक्ष को किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर एक्टिव नहीं देखा।
हाँ, एक बयान देना सोशल मीडिया पे या कहीं देना, अगर उसको आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, विपक्ष की राजनीति है कि जनता से संबंधित मुद्दों को लेकर प्रशासन के सामने, जनप्रतिनिधि के सामने जाना, उन मुद्दों को उठाना, ये विपक्ष की, हमने भी 50 साल विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष की राजनीति ये है। चलो फिर भी किसी ने ये एलिगेशन लगाया, कोई भी होगा, बेसिकली तो मुझे पता भी नहीं किसने एलिगेशन लगाया है और किसके ऊपर लगाया है। कोरोना के अंदर सैकड़ों लोगों ने चेक मेरे को, मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को सीएम रिलीफ फंड के अंदर ये चेक दिए कि आप ये कीजिए। हर चेक को तुरंत ही, आज भी किसी ने चेक दिया है, आज भी किसी ने, हाँ, राम कुमार कश्यप जी ने, और वो चौकीदार जो बेचारे बड़ी छोटी सी मजदूरी करते हैं, उन्होंने बड़ी भावना से दिया। रिटायर्ड टीचर ने कल परसों में करना परसों तक कल करनाल में था, सारे जो एम्प्लॉइज थे, रिटायर्ड एम्प्लॉय, उन्होंने मेरे 2 लाख रुपए का चेक दिया। ढूंढ के इंतजार करते हैं, 2 दिन संजय जी कब आओगे, 3 दिन कब आओगे, हमने आपको चेक देना है। अगर कोई आदमी सीएम रिलीफ फंड में, पीएम केयर में, और हमने पंचाग्रह में अभियान में तो कहा ही है कि पैसे का महत्व नहीं है, 100 रुपया, आप सिर्फ 100 रुपया, वो एक मुहिम है, संकल्प शक्ति है कि उसके साथ जुड़ो, जरूरतमंद को भोजन दो। मैं कहता हूं धन्य है करनाल, यहाँ की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, जिन्होंने, मैं कहता हूं, चेक तो दिया होगा लाख का, 2 लाख का, लेकिन 50-50 लाख जिन्होंने गरीबों को राशन देने में और उनको भोजन देने में, बना हुआ भोजन देने में, सेवा करने में धन्य है वो लोग कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का राशन वितरण कर दिया, सेवा कर दी। एक तो वो है। किसी ने कहा है भाई ये इतना था, या तो कोई ये बता दे कि भाई मेरे से कोई जबरदस्ती 1,50,000 रुपए ले गया है तो हम 10 गुना उसका दंड भरने के लिए तैयार है। खाली एक कहने के लिए कह दिया, उसका कोई लाभ नहीं। और लास्ट में चंद्र प्रकाश कथूरिया जी, क्या आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर दी? मुझे ईमानदारी की बात है कि आज की डेट में क्या स्टेटस है उस घटना का, उसके लिए भी अगर कोई लिया गया संज्ञान में, अगर वो एक्शन भारतीय जनता पार्टी ना लेती, जो प्राइमा फेसी दिखने के अंदर, जो मीडिया के अंदर वीडियो चलन हुआ और जो स्टोरीज आपने चलाई, वो ठीक चलाई गलत लगाई, उसका चिंतन तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके माध्यम से ही जानकारी मिली, अदरवाइज कोई नहीं। मैं सर मैं मेरी बात अगर आधी बीच में रहेगी तो आधी रह जाएगी तो फायदा नहीं होगा। फिर मेरी पूरी होने दो, पूरी होने के बाद आप और 10 प्रश्न पूछोगे, मैं रात तक बैठा हूं पूरे जवाब देने के लिए। लेकिन ये जिस तरह की घटना मीडिया के अंदर हाईलाइट हुई, संज्ञान में आई, सारी चर्चा लगी, और उन्होंने आकर मीडिया के सामने अपना पक्ष नहीं रखा, भाई ये घटना थी, ये ऐसा था, मैं अपने वहां बैठा था, तो प्रथम संज्ञान में उनको किया। अभी जो जानकारी जेन्युइन आएगी उसी के आधार पे निर्णय होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं होता, जो कोई घटना का कोई शोकाज नोटिस का जरूरी नहीं होता। जो घटना, या तो किसी के ऊपर इतनी बड़ी बात आ गई, उसको सफाई देने के लिए आगे आ जाना चाहिए। अगर कोई सफाई देने के लिए आगे नहीं आएगा तो समाज के अंदर जो मान्यता चलती है, क्योंकि संगठन किसी व्यक्ति का नहीं है, बहुत ज्यादा व्यक्तियों का समूह है। अगर संजय भाटिया के कारण लगता है कि क्योंकि जितनी चंद्र प्रकाश कथूरिया जी को मीडिया के अंदर गालियां नहीं पड़ी होंगी या सोशल मीडिया में पड़ी होगी, उससे कई गुना, हजारों गालियां भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, संजय भाटिया की नहीं है, उन्होंने तुरंत उसको लिया। और अगर कल स्थिति सामने आती है, कोई और चीजें सामने आती हैं, क्योंकि एक महिला का भी वीडियो आ गया, एक वो भी आ गया, अगर इस तरह की कोई घटना नहीं तो आदमी रिएक्ट करता है। कोई किसी महिला के साथ कौन बोल सकता है इस तरह से उल्टा? तो वो घटना आने में, जो फर्स्ट नजर में जो कहते हैं FIR दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको दोषी मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने, लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट होकर नहीं आती तो इतना कार्रवाई जो थी पार्टी ने सोच समझ के किया। वर्षों से हमारा संविधान है, हमारा संगठन है, इस तरह के निर्णय पहले भी हुए, आगे भी होंगे। कहीं भी गलती होगी, वो संजय भाटिया के पार्ट पे भी हो सकती है। इसमें व्यक्ति कौन है? मेरे पास 4 सवाल है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता गिरी है, इसमें ये कितना सही है? क्या किस इंडिया का सर्वे हुआ है, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता गिरी है, ये कितना सही है? ये लोकप्रियता गिरने के बाद दोबारा सरकार बनी है या लोकप्रियता ये दोबारा सरकार बनने के बाद गिर गई है? ये किसने किया सर्वे? टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया।
वो बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने कुछ किया होगा। अगर जिन कारणों से लोकप्रियता घटी है, मैंने तो अभी आपको महाभारत का श्लोक पढ़ के सुनाया, वो आपने मेरी बात का जवाब खुद दे दिया। कई बार राजा को ज्यादा यश देने वाले, पॉपुलर करने वाले फैसले जनता को नुकसान। कुनीन की गोली है, वो बहुत कड़वी है लेकिन मलेरिया के लिए फायदेमंद है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने कुछ फैसले किए हो जो देखने में बहुत मीठे ना लग रहे हो, लेकिन अल्टीमेट जब मेरिट पे नौकरियां दी, किसको हजम हो रहा था? अपने ही कार्यकर्ता मीटिंग में खड़े होके कहते थे हम 30 साल से कार्यकर्ता, क्या फायदा हुआ जो अगर हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली। लेकिन आज उसी बात के ऊपर दोबारा सरकार बनी कि नहीं बनी? आज धान ना उगाओ, किस किसान को अच्छा लगे? हमारी खुद की खेती है। मैंने कहा जी मेरे पिताजी तो 10 किले जीरी बोते हैं और 10 किले सब्जी बोते हैं। तो कहने लगे अब कह दो उनको वो खाली सब्जी बोए, जीरी ना बोए। तो मेरे पिताजी को वो बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो जमीन के नीचे का पानी जो है वो बुरी तरह से खत्म हो चुका है, पीने लायक भी नहीं रहा और पीने की भी कमी हो रही है पानी की। अगर वो मुख्यमंत्री जी ने दिखने में जो प्रिय नहीं लग रहा, लेकिन हम सब लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। अगर उस वजह से आप ये बिल्कुल बड़े ध्यान से करना, अगर अच्छे काम करने की वजह से, ईमानदारी की वजह से, अपनी नेक नियत की वजह से किसी की लोकप्रियता घटती भी हो तो बोझ नहीं रखना चाहिए। और संजय भाटिया उस चीज को फॉलो करेगा कि संजय भाटिया की भी 100 बार लोकप्रियता गिरे, लेकिन अच्छी बात, इंसानियत की बात, जो जात पात को बढ़ाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। माननीय मनोहर लाल जी की ने जो निर्णय लिया, हमेशा हरियाणा की जनता के पक्ष में लिया। उनका एक ही नारा रहा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उसके बाद लोकप्रियता घटती हो फिर परमात्मा है, वो न्याय करेगा क्या ठीक था और क्या गलत था। इस बात की कोई चिंता नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट सर प्लीज। सर आपने सवाल आज लेके आए, मैं सिर्फ सवाल पूछने आया हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आया हूँ। थैंक यू भाई साहब, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। मैं अपने सवाल पूछने से पहले एक भूमिका तैयार करना चाहता हूँ। आपने कहा कि करनाल का मीडिया बड़ा जागरूक है और करनाल की मीडिया की खबरों को प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद भी देखते हैं। बिल्कुल, मैं सच बोला, सच बोला मैंने। ठीक है सर। हाँ जी। आज भी सर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम 370 पे अटके हुए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, जो आपने 1 साल पहले किया था, आज भी आपकी उपलब्धियों में वही है। मेरे सर सवाल आपसे ये है कि 26 जून 2016 को मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम करनाल और यमुनानगर रेल ट्रैक की तैयारी कर रहे हैं, उसका सर्वेक्षण हो चुका है और वो जनता को समर्पित किया जाएगा। उसका आज की तारीख में क्या स्टेटस है? एक सेकंड, सिर्फ आपका ये पहला प्रश्न है, आप अगले प्रश्न रिपीट करो। मैं एक आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। आपने जो चीज मेरे से छूट गई वो मुझे याद दिला दी। आपने कहा जी आज कोरोना आ गया, हम 370 पे अटके हुए हैं। आपने बड़ा अच्छा याद दिला दिया कि कोरोना संक्रमण के अंदर दुनिया के किसी देश ने भी अपने जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ का पैकेज इस कोरोना के लिए नहीं दिया, जो हमारी केंद्र की ये सरकार कोरोना दौरान में जिन्होंने वीसी के द्वारा कैबिनेट मीटिंग करके ये 20 लाख करोड़ का फैसला इसमें दिया। आत्मनिर्भर भारत, जिस तरह से स्वदेशी का आग्रह किया गया कि हमने देखा कि दुनिया का एक देश दूसरे देश की मदद इस वक्त नहीं कर पा रहा था, अपने देश का एक स्टेट दूसरे स्टेट की मदद नहीं कर रहा था क्योंकि बॉर्डर सारे सील हो गए थे। हिंदुस्तान की सरकार ने, नेतृत्व ने तुरंत निर्णय लिया, आप उन फैसलों को छोड़ दें जो पहले 8-9 महीनों में लिए गए, आखिर के 3 महीने तो हमने कोरोना के साथ निकाले हैं। 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर पैकेज है, जिसमें कोई भी वर्ग नहीं बचा हुआ, मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हो, बैंक हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे उसको नहीं मिलेगा फायदा और सर्कुलेशन में पैसा नहीं आएगा। और आज हमारी इकोनॉमी, ये आप देखो कि 5 दिन के अंदर लॉकडाउन के दौरान ही फिर बूस्ट कर गई है। जहां दुनिया बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, हम अभी लेवल के ऊपर आ गए और धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर। अभी तो पूरी तरह कुछ खुला नहीं है। आप देखिए, ये सबसे बड़े, अगर 1 साल की उपलब्धि है, ये तो वर्षों का संघर्ष था, ये हमारे गौरव का हिस्सा था। लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो कोरोना संक्रमण काल के अंदर जो आपने मुझे याद दिला दिया, आपका थैंक्स करता हूं, मेरे से छूट गया था, जो इतना बड़ा काम कोरोना काल में किया।
अब ये विषय रह गया था, आपने पूरा करवा दिया। तो सर पहले सवाल का जवाब दीजिए, मैं अगला पूछूंगा। हाँ, पहला जो आपने करनाल उसकी क्या पोजीशन है सर? करनाल यमुनानगर जो ट्रैक है और उसके साथ एक पानीपत मेरठ ट्रैक है, ये दोनों ट्रैक के ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसके ऊपर सर्वे चल रहा है, उसके लिए फंड्स एलोकेट हो गए हैं, उसके लिए रूट के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो पानीपत मेरठ लाइन का है वहां पर अपने दो सांसद हैं, सत्यपाल सिंह जी और संजीव बलियान जी, उनका विषय लाइन को अपने क्षेत्र से निकालने का मेरी दोनों से बात हो चुकी है, मेरी रेलवे मिनिस्टर से बात हो चुकी है। एक ज्वाइंट मीटिंग इस लॉकडाउन के बाद होने वाली है, वो सोल्यूशन भी हो जाएगा। इसका सर्वे का काम चल रहा है, जैसे सर्वे की फिजिबिलिटी होती है, किसी भी रेल लाइन के लिए उसकी फिजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बजट उसके अंदर इंक्लूड है। अभी जो रेलवे डिपार्टमेंट का जो केंद्र सरकार की है, मैं नॉर्दर्न रेलवे की बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर बैठ चुका हूं, उसमें ये सारे विषय ले चुका हूं जो आपने लिया है। उसमें उनका कहना ये था कि अभी हमारा ये पहले 2 साल के अंदर जो टारगेट है, जो रेलवे लाइंस हमारी बिछी हुई हैं उनकी दुरुस्ती करना, वहां पर ट्रेनों को और फास्ट करना, जो सेमी हाई स्पीड है तो उनको हाई स्पीड करना, उनको करते हुए और ट्रेनों की संख्या बढ़ाना, डब्बों की संख्या बढ़ाना, और जो रिजर्वेशन है उसके अंदर दिक्कत ना आए, और जितने रेलवे स्टेशन है उनको स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर नई रेलवे लाइन बिछाने से ज्यादा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए। और एक आपको और बात बता दूं कि जो यमुना एक्सप्रेसवे यमुना के आस जो था, ये आज से 10-15 साल पहले कभी चर्चा में प्रोजेक्ट आया था, मेरे माइंड में था, मैंने उसकी चर्चा माननीय नितिन गडकरी जी से करी, और मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री हमारे करनाल के हैं। मेरे से 10 दिन पहले वो गडकरी जी से मिले थे, सीएम साहब ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे गडकरी जी ने बताया, कहने लगे सीएम साहब भी आपकी ये बात मेरे से 10 दिन पहले करके गए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस दिशा में मैं सोच रहा था वो काम सीएम साहब ने पहले पूरा कर दिया। और उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया कि हम उस पर नहीं सोच सकते। मैंने वहां तर्क दिए, समय ज्यादा लग जाएगा, मैंने जो 10 तर्क उनको दिए, उन्होंने दोबारा उसका सर्वे करना, यमुना एक्सप्रेसवे का जो हिमाचल तक जाएगा, जिसमें यूपी और हरियाणा दोनों को फायदा मिलने वाला है, वो होगा। और दूसरी बात, जिस तरह से हमारी एनसीआर की सीमा बढ़ाई गई, करनाल तक एनसीआर को लाया गया, और रैपिड मेट्रो ट्रेन जो पहले पानीपत तक थी आज वो करनाल तक, ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। भले ही श्रेय मुझे जाएगा क्योंकि केंद्र का है मेट्रो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस खुले मन से पैसा ऑफर करके रैपिड मेट्रो ट्रेन करनाल लेके आए हैं, अगर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके किए हुए कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। भूल जाए तो वादा था वो? नहीं, वादा था तो उसका आपका सर्वे आपका चल रहा है, वादा था। अगर एक सुनो, सीएम साहब ने वादा नहीं किया भाई साहब, आप देखिए थोड़ा नहीं सर मेरी सर एक है, मैं मेरा जीवन अगर ईमानदारी से अगर आप सुनेंगे तो मैंने अपना जीवन जो राजनीतिक जीवन है उससे पहले मैंने पत्रकार के नाते से अपना कैरियर शुरू किया था। पत्रकार का जो सवाल है उस सवाल का जवाब ठीक है या गलत है वो छापना है। अगर हम तर्क वितर्क करेंगे तो हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रही है, पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा है। सभी पत्रकार यहाँ पर। मेरा आखिरी सवाल है सर, आपने बजाज फाइनेंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपए का दान मिला था पीएम रिलीफ फंड में। 10,000 करोड़ रुपए की वो लूट कर रहे हैं लोगों का, एक चेक को 14 बार लगा के। परसों मैंने ये स्टोरी की थी, करनाल का कोई भी शायद ऐसा लीडर यहाँ पर नहीं बैठा, कोई पत्रकार ऐसा नहीं है, जनता में से कोई नहीं है जिसने वो ना देखा हो। 57,000 रुपए सर चेक बाउंस चार्जेस लगाए गए सिर्फ 12,000 रुपए के लोन के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, 1 करोड़ लोग उस खबर को देख रहे हैं, आपके पास भी जरूर आई होगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एनडीए की, आपका क्या वो है? लोग खून के आंसू रो रहे हैं, जनता की आप हित की बात कर रहे हैं, उसकी जनता को यानी कि खून के आंसू रुलवाए जा रहे हैं, गुंडे बेचे जा रहे हैं। मेरा कोई लोन नहीं है वहां पे, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और आपकी विधानसभा में, आपकी लोकसभा में एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसने ये बयान दिया हो कि नहीं हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आपके संज्ञान में मामला आ गया है, बजाज फाइनेंस की ये बात हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि लोगों का खून चूसना कब बंद किया जाएगा? क्या 100 करोड़ देकर 10,000 करोड़ रुपए का खून चूसना था उन्होंने? मेरी सुनो, अगर प्रश्न इतना लंबा होगा तो उत्तर को 2, 4, 5 गुना तो चाहिए ना उत्तर। आपका प्रश्न ही इतना लंबा है, लेकिन मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ।
बजाज फाइनेंस का विषय आप पहली बार मेरे सामने लेके आ रहे हैं। ये मेरी कमी हो सकती है कि मेरी जानकारी में नहीं है। तुरंत अभी मैं हिमांशु जी सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पे सब जगह आ रहा है, तुरंत मेरे लेटर हेड पर मेरा डीओ जिस लेवल पर ये जांच हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है, एक्शन हो सकता है, अभी तुरंत उन जगहों पर 2-3 जगहों पर पहुंच जाएगा और आप 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वो लेटर की कॉपी मेरे से ले सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक जिसके साथ जाती हुई है, पर्टिकुलर कोई एक केस, सर मुझे हजारों नहीं, मुझे एक केस पर्टिकुलर, मैं रामलाल मेरे साथ ये जाती हुई है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर मुझे दे देगा तो मैं उसको ओके करूंगा। लेकिन मैं आपकी बात के ऊपर ही तुरंत इसका संज्ञान लेके मैं कर रहा हूं। बस एक भाटिया जी मेरा सवाल है आपसे, भाटिया जी एक मिनट, मेरा सवाल है, सुखिजा जी एक मिनट, जैन साहब। सर रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया है, सर रणदीप सिंह सुरजेवाला आगामी दिनों में मतलब भाजपा क्या योजना है करनाल की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की और रेल और उड्डयन सेवाओं, रेल एवं उड्डयन, अच्छा रेल उड्डयन और स्वास्थ्य सेवाएं तीसरा, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैंने 3 विषयों का संकल्प सांसद बनते लिया था, स्वास्थ्य क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। स्कूल अच्छे सुंदर और टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, मेडिसिन हों। अभी मेरी ये लगभग 15 दिन पहले जो कल्पना चावला के डायरेक्टर उनसे बात हुई है, कल्पना चावला के अंदर हर वो सुविधा, क्योंकि मुझे काफी लोग कहते थे कि यहां से रेफर ही होते हैं, पेशेंट इलाज नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एज ए सांसद कल्पना चावला से पेशेंट रेफर होने बंद हो जाएंगे, यहां पर हर तरह की सुविधा मिलेगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर न्यूरो सर्जन यहां पर आ चुके हैं, सेकंड स्टेप के अंदर खानपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर की न्यूरो कैंसर की, वो ब्रेन ट्यूमर की वो मशीनरी वहां मंगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इसी तरह डॉक्टर्स, मशीनरी और सारी कल्पना चावला मेडिकल के अंदर मैक्सिमम जल्द से जल्द फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आया जाएगा। हाँ, थैलीसीमिया वाला कर दिया, थैलीसीमिया का तो मैंने एक और कर दिया, करनाल के अंदर भी और पानीपत के अंदर भी। मेरे पास कुछ पेशेंट आए थे, मैंने कहा जो मशीनरी चाहिए मैं वो दे दूंगा। मेडिकल फैसिलिटी के लिए कोरोना के समय में 50 लाख रुपए पहले दिए, 50 उधर दे दिए। यहाँ तक कि पीजीआई खानपुर में हमारे पेशेंट जा रहे थे, वहां भी मैंने 10 लाख भिजवा दिया। हालांकि कुछ संस्थाएं मेरे से नाराज होगी, संजय जी तुसी साडे चौपाल वास्ते पैसे नहीं देते, कोई कहे जी साडे तुसी धार्मिक स्थान के लिए हमें पैसे नहीं दिए। तो मैंने कहा ये जीवन है, मैं समाज के आगे झोली फैलाकर आपके लिए पैसे इकट्ठे कर दूंगा। ये हमारा संकट का काल है, इस समय जितना पैसा इस ओर लग सकता है लगेगा। दूसरी बात, उड्डयन के लिए कही आपने, मैं समझ सकता हूँ कि मेरा चुनाव लड़ते टाइम भी एयरपोर्ट का प्रॉमिस मेरे से लेते थे, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ का पत्रकार जगत बड़ा जागरूक है, आज जो बोलूंगा 2 साल बाद वही रिकॉर्डिंग निकाल के मेरे आगे रख देंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे ना एयरपोर्ट के बारे में पता, ना मैं कोई जुबान करता, कल को यही बोलोगे आपने वायदा किया था। तो मैंने उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर जब काम किया तो मुझे पता लगा कि इसका रनवे इतना छोटा है, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं है। जमीन और मिलेगी, अगर जमीन साथ जुड़ेगी उसके साथ तो वो रनवे बढ़ पाएगा, अदरवाइज खाली बयान रहते रहेंगे। मैंने उसके ऊपर भी वर्किंग की। मैंने जो रेलवे के आपको बता सकता हूँ कि ये देखो, ये ऊपर रेलवे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ये 10 रिक्वेस्ट मैंने इसके ऊपर चर्चा करी है, लोगों के बीच में लेके गया हूँ। कईयों ने ज्यादातर जो डिमांड रहती है ट्रेनों के ठहराव की रहती है, फुट ओवर ब्रिज की रहती है, मैंने वो भी उठाई है। मैंने नेशनल हाईवे के केवल टोल का मुद्दा नहीं उठाया, कई अंडरपास है जिनके कारण क्रॉसिंग के टाइम एक्सीडेंट होता है, मैंने पार्लियामेंट में वो भी उठाया है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ हमारे इस क्षेत्र में जो बेचारे और लैंड ओनर थे उनके साथ बड़ी जातियां हो रही थी, आपने देखा होगा, मैंने वो भी उठाया है। मैंने राजा सूरजमल जी के ऊपर जो टिप्पणी उस फिल्म के अंदर हुई थी
सब लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से मेरे को फोन आए कि जिस तरीके से आपने बात रखी है बड़ी मजबूती से रखी है, वरना हर कोई अपने अपने समाज की बात करता रहता है, लेकिन आपने देश के लिए बात करी और देश के इतिहास के लिए बात करी है। ऐसे अनेक मामले हैं, लेकिन मैं अब क्योंकि 3 दिन आपके साथ रहने वाला हूं करनाल के अंदर, इस सिटी के अंदर, वो फैसला कराने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आप जिस समय भी कृष्ण मंदिर आएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मैं इंटरव्यू नहीं देता, इंडिविजुअल इकट्ठे किसी समस्या को लेकर आप आएंगे, मैं हर समस्या के ऊपर बोलूंगा और दिल से बोलूंगा, सोचकर नहीं बोलूंगा। चाहे आपने 2-3 इशू ऐसे थे जिनके ऊपर मैं व्यक्तिगत कारण कह के भी चुप रह सकता था, लेकिन मैंने उसके अंदर पूरा खुलकर अपनी चर्चा करी है। और भी मेरे किसी भाई का संजय सर रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान एक मेरी प्रार्थना है कि अगर मैं अभी आप 2 घंटे भी आपकी बातों का सवालों का, जिसका रह भी जाएगा वो अकेला भी रह जाएगा, मैं दे के जाऊंगा, लेकिन एक एक करके पूछेंगे, मुझे समझ आ जाएगी। और जिसके हाथ में माइक हो वो बोल दे तो ज्यादा बढ़िया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया है कि हरियाणा को गप्पू मुख्यमंत्री मिला है और मेरा राजनीतिक जो अनुभव है उनसे ज्यादा है, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। दूसरा छोटा सा सवाल, करनाल के बीजेपी के कुछ नेताओं पर आरोप लगे हैं, ये आरोप पार्षदों ने लगाए हैं जो बीजेपी के पार्षद हैं, कि जो राशन टोकन राशन है वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके घर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े जिनके घर बने हुए हैं। तो कौन से बीजेपी के वो नेता हैं और क्या कार्रवाई आप उनके ऊपर? तो 2 प्रश्न आपने बोल रेलेंट और करंट का जो है विषय पूछा है। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी की जगह बहुत सीनियर है मेरे हिसाब से। जो इस सदी के सबसे महान विचारक हैं राहुल गांधी जी, उनका बस्ता वो उठा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी, उनके लिए पक्ष रखते हैं, उनके लिए दलीलें देते हैं, तो वो बहुत बड़े हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का कद बहुत बड़ा है, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी की जगह संजय भाटिया भी होता तो इस स्थिति के अंदर वो यही कुछ बोलता जो रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे हैं। क्योंकि भाई साहब बाई इलेक्शन में लड़ने के लिए जींद गए और सीएम बनना था जिन्होंने, और बुरी तरह हाथ जमानत भी 600 वोटों से बची, तो आप समझो जो अपने आप को मुख्यमंत्री रात को बढ़ के सोता हो और सारी 600 वोटों से जमानत बच रही है, तो आप समझते हो कि मानसिक संतुलन ठीक रह जाएगा। जो कैथल से अपने आप को बपोती मानते थे कि उनको हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, वहां वो हार गए और उस इतने बड़े झटके को वो सहन कर रहे हैं। और अभी बड़ौदा के अंदर भी इलेक्शन आने वाला है, मैं तो रणदीप जी को कहूंगा वहां भी भाग्य ट्राई कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। और अपनी लोकप्रियता, क्योंकि वो सीनियर है ना, हमारे मुख्यमंत्री से सीनियर है, अपनी लोकप्रियता को वहां भी आकर तोल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी से मैं आग्रह करूंगा कि वहां आ जाए, क्योंकि इतने दिनों में उन्होंने विपक्ष की बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है, वहां आ जाए, मैं उनका स्वागत करूंगा। उनकी बात का फ्रस्ट्रेटेड, मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड आदमी, और पार्टी के अंदर हरियाणा के अंदर कोई पहचान नहीं, कभी जमीन पे बूथ पे जाकर वार्ड के अंदर गली के अंदर एक टीवी के आगे बोलने का एक वो अभ्यास उनका बहुत बढ़िया है। वो तो मेरे जैसे 25 भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे मेरे बड़े भाई, बड़े हैं छोटे मुझे तो ये भी नहीं पता रणदीप सुरजेवाला जी का, वो तो कुछ भी कहेंगे। गप्पू एक ऐसा, मैं तो कहता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, और सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हम करनाल के लोग हैं। राजनीति में ईमानदारी ऐसे मैंने तो कभी जिंदगी में, और हरियाणा की राजनीति के अंदर कोई भी रहे हों, आज तक कोई बेदाग राजनीति से नहीं निकला। और मैं आपको बता दूं, ये पहले राजनेता होंगे और वो भी मुख्यमंत्री जिनके ऊपर पक्ष मंच पे भले कुछ होगा, मीडिया के आगे कुछ मर्जी बोलता होगा, अगर वही बड़ाई करने लग जाएंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लेकिन बंद कमरे में ये कहेंगे, विरोधी से विरोधी लोग भी कहते हैं भाई यू खट्टर मानस तो बढ़िया है, इंसान बहुत अच्छा है। विरोधी भी जिसकी बुराई करते हुए कांप जाते हैं, अपने घर में बैठ के अपने बीवी बच्चों के सामने भी कहने में बड़ा भारी बोझ चढ़ जाता है। कैसे बुराई करें मनोहर लाल जी की, कैसे वो करें, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको धंधा यही मिला हुआ है। पहले बेरोजगार हुए बैठे, अगर ये बुराई भी नहीं करेंगे मनोहर लाल जी की तो पार्टी इनसे वो रोजगार भी छीन लेगी प्रवक्ता वाला, वो उनकी मजबूरी है, उनको करने दो रोजगार। दूसरा, हाँ एक सेकंड, दूसरा टोकन वाला इन्होंने पूछा है, धन्यवाद। मैं कई बातें मैंने भी वो वीडियो देखी है,
मुझे शायद मैं रेणु बहन जी के घर बैठा था और मुझे वो वीडियो ब्रिज गुप्ता जी ने दिखाई है। मैं उससे पहले मैं माफी भी चाहता हूँ, मेरा सोशल मीडिया एक्टिव बहुत है, लेकिन मैं सारे दिन में अपना व्हाट्सएप भी नहीं देख पाता। मैंने वो वीडियो देखी, देखो बहुत ज्यादा गलत बात उन्होंने नहीं कही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कूपन जो है मतलब नहीं मिले, डिस्ट्रेस कूपन थे, राशन के कूपन थे, हमें नहीं मिले, वो उनको मिलने नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो पार्षद है, वो सही चिन्हित कर सकते कि ठीक आदमी कौन है, गलत आदमी कौन है, वो बांटने में उसमें प्रयास करते। उसके लिए थोड़ा बताने में संकोच करके उन्होंने बताया नहीं कि रेस्ट हाउस के अंदर मैंने स्वयं अपने जगमोहन जी, हमारी रेणुबाला मेयर जी, इनके बीच में बैठ के उन पार्षदों की मीटिंग ली थी। उन्होंने उसमें वो विषय उठाया था, वही पार्षद जिनका वीडियो आपने चलाया, उन्होंने विषय उठाया था। मैंने उनको कहा था कि बूथ अनुसार, क्योंकि हमने सरकार ने लोकल कमेटियों का गठन किया है, सामाजिक लोगों को उसके अंदर जोड़ा है, सरकारी लोग तो जुड़े हैं, एक बूथ के ऊपर एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े, ताकि चिन्हित हो, गलत आदमी राशन न ले और प्रॉपर हो, उसके अंदर कोई लीकेज ना हो, कोई आदमी उसके अंदर चोरी चकारी ना करे। उसके लिए सबसे एक आदमी मांगा था। मेरे सामने सूची पड़ी है, 7 पार्षदों ने वो सूची दे चुकी थी, वो सूचियां 7 पार्षद रेणुबाला जी को सूचियां दे चुकी हैं। लेकिन मैं दुर्भाग्य से कहना चाहूंगा, जिनका मैंने वीडियो देखा उनकी सूची मैंने अभी तक देखी नहीं है, वो शायद तैयार कर रहे होंगे। एक बूथ के ऊपर एक कार्यकर्ता देंगे, तो उसमें जितने डिस्ट्रेस कूपन होंगे वही दे रहे हैं कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, उन्होंने ही देने हैं, वो दे देंगे, उनके माध्यम से बांटेंगे। माइक वाले को आप ले लेना, इसके बाद माइक आप ले लेना, इसके बाद माइक आप ले लेना। सर इसके इनको दे दो, इनका क्वेश्चन का। आपने अभी कहा मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जिम्मेदार जीरी ना लगाए, भूजल सुधारक हर लेक पे 24 घंटे बोटिंग के लिए 2 ट्यूबवेल चलते हैं। एक सामाजिक संगठन ने, युवा बोलेगा मंच ने पिछली बार भी आंदोलन कर उनको बंद कराया था, तो वो मात्र बोटिंग के लिए 24 घंटे ट्यूबवेलों का चलना, क्या वो जायज है? देखिए जीरी, धान बोना और ये बोटिंग वाला, हजारों लाखों एकड़ जगह के ऊपर पानी की वाटर बॉडी बना देना, और आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाटर बॉडी बनाते हैं, और वो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं दे रही। और जो चावल हम, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कीमत नहीं है, जो चावल हम 50 रुपए किलो विदेश के अंदर भेजते हैं, विदेशों के अंदर उगाना क्यों बंद कर दिया कि उस 50 रुपए को चावल को उगाने के लिए 500 रुपए का पानी यूज होता है, 500 का पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पानी फ्री है। तो एक तरह से कंट्री का, देश का 450 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो किसानों को अल्टरनेटिव, जिन फसलों में बेनिफिट ज्यादा होगा धान से और पानी भी बचेगा, ये उन्होंने आग्रह किया है, ये उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। आज नहीं करेंगे, जब पानी खत्म हो जाएगा तब करेंगे। तो ये उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है। धान की खेती के वो खिलाफ नहीं है, धान पूरे देश में जाता है, हरियाणा ही फीड करता है, आगे भी हरियाणा ही करने वाला है। धान के ऊपर बिल्कुल कांटा नहीं लगा दिया, लेकिन जितना भी पानी बच सकता है, अगर पहले हम हाथ से चलते नल से कपड़े धोते थे घर में, मेरी माँ धोती थी, मैं साथ ही बैठता था, मदद करता था, तो पानी नाली में बहता जाता था। आज कितनी अवेयरनेस है, वही 10 लीटर के अंदर एक वॉशिंग मशीन चलती है, ऑटोमेटिकली रीयूज होता है पानी, वही रीयूज होता है, उसी के अंदर ऊपर। तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही हैं। अगर हम उसमें थोड़ी अमेंडमेंट करते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने वो सुझाव दे दिया, तो मैं नहीं समझता कि वो हरियाणा के भले के लिए दिया। सर, उस लेक को भरने के लिए नहर से लेक तक एक पाइपलाइन डली हुई है, जिसपे करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ है। उस पाइपलाइन से पानी ना लेके स्पेशल लेक के लिए ट्यूबवेल चलाए जाते हैं 24 घंटे। नहीं, वो पानी कहाँ जाता है, वो लेक वाला पानी कहाँ जाता है? वो बोटिंग के लिए सिर्फ नहीं, बोटिंग तो होती है, वैसे जाता कहाँ है वहाँ? एक सर्कुलेशन से सर्कुलेशन में जा रहा है, उसमें कहाँ पानी वेस्ट हो रहा है? मतलब आपने एक पार्ट, मैं समझ गया, फिर भी आप मुझे अच्छे से, सत्य केसरी जी, मैं आपके तो 25 साल में आया था, तो आप मुझे बता देना
मैं उसमें देखूंगा कि पानी कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई पानी उसमें पंपिंग तो नहीं करा, मैं देखूंगा। सर पहले जो राशन के लिए पीड़ित हैं, असल में दरअसल वो गरीब लोग हैं। पहले उनको पार्षदों को जोड़ा गया था, तब भी पार्षदों का आरोप लगता था कि ये अपने ही लोगों को विजिट कर अच्छा अच्छा अच्छा, हमेशा हर पार्षद पे आरोप लगा है और इन्होंने ही वीडियो बनाई है। अब जब पार्षद से वो काम ले लिया गया, दूसरों पे लगा लिया, तो पार्षद काहे को वो बोल रहे हैं? देखो मेरे को तो लगता है कि उनके प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। और देखो अगर किसी ने भी फैसला लिया, प्रशासन ने लिया या जिला या मुख्यमंत्री ने लिया, मुझे नहीं पता ये किस लेवल पे फैसला हुआ है। और वैसे भी पार्षदों को तो कहा ही है कि एक एक बूथ पर एक कार्यकर्ता दे दे, शायद उनको इस आरोप से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया हो। मेरे भाई ने, मेरे को लगता है कि एक पत्रकार ने दूसरे पत्रकार की बात का जवाब दे दिया। थैंक यू सर, सल्यूट सल्यूट सर, सल्यूट। प्रवासी मजदूर जो है आधे से ज्यादा छोड़कर जा चुके हैं। शुरुआत में सरकार ने, प्रशासन ने कोई गंभीरता से नहीं लिया, ना ही जिला स्तर पर प्रशासन की मदद से प्रवासी मजदूरों का जिला लेवल पर आंकड़ा था कि कितने प्रवासी मजदूर रहते हैं, ना ही उनकी किसी की काउंसलिंग की गई कि काम ये, ना ही किसी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जाकर उनकी काउंसलिंग की, कम से कम उनको रोका जा सकता था। मतलब बहुत शर्मनाक तस्वीर थी कि प्रवासी मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, किसी ने उनकी काउंसलिंग नहीं की। मीडिया में खबरें चली, सरकारों की चिट्ठी हुई, चाहे पंजाब सरकारों, चाहे हरियाणा सरकारों, दिल्ली सरकारों, तब जाकर सरकारें आगे आई, प्रशासन ने अलग जगह सेंटर बनाए और अब उनको भेजने का काम किया गया। लेकिन अब आधे से ज्यादा प्रवासी मजदूर जा चुके हैं। तो कुछ तो ऐसे ही कह के आए थे कि हम दोबारा वापस नहीं आए, उनको वापस लाने के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जाए? हाँ एक सेकेंड, मिड्डा जी मैं आपके ना वीडियो देखता हूँ, बड़े पॉपुलर हैं और मुझे मज़ा आ जाता है देखने में, मेरी नॉलेज अपडेट हो जाती है। लेकिन मैं कई बार सोचता था यार मिड्डा जी मेरे को तो सवाल ही नहीं पूछते, ये होरा को पूछी खड़े ने जवान है। आपने तो इतना बढ़िया जवाब दे दिया, आपने इतना बढ़िया सवाल कर दिया। मेरे पास एक व्हाट्सएप है जो मेरा है, केवल 5-4 उस पर ग्रुप है जो मेरे काम जी में लगे हुए हैं। जो आपने प्रवासी बंधुओं का काम बताया है, जो चीज कह रहे हैं किसी के पास आंकड़ा नहीं है, मैं अभी अपने व्हाट्सएप के एक क्लिप के आपको सारे आंकड़े दे सकता हूं। 11,88,000 पूरे हरियाणा के अंदर प्रवासी बंधुओं को रजिस्ट्रेशन हुआ जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी बाहर जाने की। लेकिन जब बाहर जाने का टाइम आया, आप कल्पना करोगे कि हमें 3.5 लाख लोगों को हम जो भेजना चाहते थे वही इकट्ठे करने ही, आधी बार ट्रेनें खाली गई, आधी बार बसें खाली गई। हम उनको रिक्वेस्ट करते भाई आपने रजिस्ट्रेशन, उन्हें कहा नहीं जी हम यहाँ रहेंगे। एक हरियाणा ऐसा प्रांत है जिसका प्रवासी बंधुओं ने बिहार में जाकर, उत्तर प्रदेश के अंदर, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे, जो उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था हमारे को हरियाणा के अंदर मिली है शायद किसी में, और जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, मैं स्टेट का कोऑर्डिनेटर हूं इस मामले में, मैं आपको एक एक आंकड़ा गिनती का बता सकता हूं। उसके अंदर जो हमारी प्रशंसा उस वीसी के अंदर कि संजय जी आपने हरियाणा का काम, मैं कह जी मैंने कुछ नहीं किया, ये मनोहर लाल जी की संवेदनशीलता थी कि उन्होंने इतने अच्छे से काम किया। और दूसरी बात और सुनो, जो पैदल चलने वाले लोग थे, अगर आपने उनके इंटरव्यू लिए हो तो उनसे पूछना था क्या भाई करनाल के श्रमिक हो, करनाल के प्रवासी हो, सब के सब आपको बोलते जी हम पंजाब से आ रहे हैं, क्योंकि अव्यवस्था सारी की सारी पंजाब की थी, लेकिन मानवीय संवेदना हरियाणा की इतनी थी। कैप्टन जो अमरिंदर है पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने विशेष रूप से मनोहर लाल जी का धन्यवाद किया कि भाई साहब हम तो इस मामले में नाकाम रहे, लेकिन आपने हमारे श्रमिकों को संभाला, आपको गर्व होना चाहिए कि वो मनोहर लाल जी आपके अपने करनाल के। सर ये मिड्डा जी मैं ये बात आपसे सहमत हूं, क्योंकि आप बहुत जागरूक हैं कि शुरुआत के अंदर एकदम से पैनिक था, बिना प्लानिंग के प्रवासी बंधु होड़ सी मच गई थी, देखा देखी में देखी छोटे छोटे बच्चे, पूरे देश भर में वो न्यूज़ बनी, मोदी जी ने नोटिस किया, तुरंत हमारी नेशनल टीम बन गई। नेशनल के अंदर मैं उसका वो हूँ, साक्षी हूँ, मैं मेंबर था, हमारी आज भी रोज बात होती है, रोज हमारे आंकड़े जाते हैं स्टार्टिंग में व्यवस्था खड़ी करने में, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी पूरे विश्व में पहला चैलेंज था, किसी को अनुभव नहीं था इसको डील कैसे करना है। और कोरोना से बचते बचते इस स्टेज पे आके जब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने लगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा, और इस तरह की अफवाहें, र्यूमर्स, अपोजिशन के भी कुछ लोगों ने शरारतें करी, ओ बाबूजी यहाँ तो पड़े रहोगे, 2 महीने पड़े रहोगे, कहाँ से रोटी खाओगे। भला हो यहाँ निर्मल कुटिया का
जो सेवा चलाते रहे, भला हो अन्य धार्मिक संस्थाओं का। राधा स्वामी तो मैं खुद गया हूँ भाई साहब, भला हो। हाँ जी, तो आपका डेरा कार सेवा का भला हो, सारी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का। मैं कहता हूँ कि सरकार को पहुंचने में एक दिन लगा होगा, वो एक दिन पहले पहुंच गई। ये भला हो सबका और आप सब लोगों का। देखो मिड्डा जी, इसमें आपका रोल कम नहीं है। कोरोना वॉरियर्स अगर सही मायने में, हमारे में तो पानीपत में 4 तो पत्रकारों को पॉजिटिव हो गया। किस लिए हो गया? कि अपनी जान जोखिम में डालकर सही बात की जानकारी पहुंचे। तभी मैंने सबसे पहले बैठते आपको जागरूक मीडिया करनाल का बोला। और मैं सच बताऊं, मैं पानीपत में प्रेस करके वो तो मेरे साथ काम किया, मैं खुद ही पत्रकार था, मेरे दोस्त थे, लेकिन आज आपके साथ इतनी खुल के चर्चा, और आप भी जाने की जल्दी नहीं करें, मुझे इतना अच्छा लगा। आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, मैं 3 दिन यहाँ रहने वाला हूँ आपके शहर में। उन्होंने कहा जी करनाल शहर में रहो, हम तब मानेंगे कि आप करनाल में हो। 3 दिन आपके साथ रहूंगा। आप निरंतर जितनी मर्जी प्रेस करना और मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछना, कठिन से कठिन बात पूछना, चाहे मेरी आंख में भी उंगली डालोगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, चाहे मेरे विरोध में जाए, मैं आपकी बात करूंगा। एक बार माइक वालों को बोलो। हाँ जी, आपने आज नारा दिया है, मैं और मेरा पेट। हाँ जी, अभियान। इसी के साथ समाज का एक हिस्सा वो भी है, मैं और मेरा पेट। बिल्कुल 30 कूपन दिए गए, एक महिला एक वार्ड में क्या 2 या 3 कूपन ही दिए गए जी। और वो महिला को से राशन लेने पहुंचती है 6 किलोमीटर और उसको मिलता है सिर्फ 5 किलो राशन लेने के लिए 60 रुपए खर्च के वो वहाँ पहुंचे 5 किलोमीटर। क्यों नहीं उसी डिपो होल्डर में वार्ड में कूपन दिए? यही व्यवस्था ही ठीक थी। नहीं, यही व्यवस्था ही ठीक थी। मैंने बताया ना कि ये कई नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ी। एक दिन एक्सपीरियंस कुछ आया प्रवासी बंधुओं का, एक दिन राशन बांटने का कुछ आया। आप लोगों ने ही वीडियो चलाए। एक भाई ने कहा कि कोठी वालों को राशन मिल गया, एक भाई ने कहा कि घर में रसोई भरी पड़ी है, राशन फुल है, फिर भी फोन करके, ट्विटर करके मुख्यमंत्री को और इनको करके राशन मंगाया गया। तो समाज में हर तरह के लोग हैं। इस तरह की घटना जरूर हुई होगी जो मेरी बहन को दिक्कत आई। मेरी एक बहन साइकिल चला के अपने पिता को लेकर, उस पर फिल्म भी बनने वाली है। एक माँ अपनी बच्ची को 6 महीने के बच्चे को लेकर वो जाती रही और वही वीडियो भी आया कि स्टेशन के ऊपर माँ बीमारी के कारण उसकी डेथ होगी और बच्चा उसके कफन को ही आंचल समझ के खींचता रहा। ये सब आप लोगों ने कहा। मैं ये मानता नहीं। मैं देखिए व्यवस्था के अंदर ये जनरल बात है। देखिए व्यवस्था, मैं कहता हूँ व्यवस्था के अंदर कोई फैला रहा होगा। हालांकि व्यवस्था सरकार ने ये कही कोई डिस्ट्रेस कूपन लेके कहीं से भी ले सकता है, लेकिन वो नॉलेज नहीं रही होगी। जैसे कुछ पार्षदों को लगा कि हमारे को इन्वॉल्व नहीं किया, वो थोड़ी बहुत, क्योंकि पार्षदों का इन्वॉल्व होना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर कुछ स्वयंसेवक कुछ इन्वॉल्व हो जाए, कुछ सामाजिक धर्म, तो आसान हो जाता है काम। मैं समझता हूँ कि 90%, 95% व्यवस्था ठीक भी रही होगी, 5% कहीं कमी भी रही होगी। खुले मन से हमें उस कमी को स्वीकार भी करना चाहिए और उसके सुधार के लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन मेरा ये है कि जिन विषयों को पर्यावरण और 1 वर्ष की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर हमने इतने प्रश्न पूछे, क्या हम इसको स्थान आज के दिन में पूरा दे पाएंगे, या हम एक दिन बाद, 2 दिन बाद और विषय पर्टिकुलर उठा के उनको करते हैं? आपने कहा था कि पार्षदों ने जो आरोप लगाए और आपने उनकी मीटिंग ली, नेताओं नहीं मीटिंग नहीं, 7 पार्षदों की आपने मीटिंग ली? नहीं सर, मैंने पूरे निगम की मीटिंग ली। जो आरोप उन्होंने लगाए उससे पहले ली, बाद में नहीं ली। आरोप तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले होगा, तो मेरी मीटिंग तो 10-15 दिन पहले होगी थी। जब राशन वितरण का काम शुरू हुआ था, उन्होंने नाम देने थे, कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया। और पहली बात सुनो, आरोप नहीं लगाए, उन्होंने जो देखा उन्होंने अपना वो बात बताई। इसमें एक पता क्या, पार्षदों का राशन और इस बहुत बड़े काम और हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने देखा कि यार ये पैसे वाले के पास तो राशन पहुंच गया, गरीब के पास नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं सर्वे के अंदर कमी रही है। उन्होंने जो देखा एक्सप्रेस किया। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी बोलता। मैं तो बहन जी बैठा था, मैंने कहा कोई ऐसा गलत नहीं, लेकिन सिस्टम में कुछ फला है और मैं सिस्टम का पार्ट हूं, तो ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी है? वो भी मेरी है। मैं खाली कह दूं ये सिस्टम ठीक नहीं है, संजय भाटिया कह के अपने घर चला जाएगा। सिस्टम तो संजय भाटिया को ठीक करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं सिस्टम का हूँ। मेरा एक सवाल आपसे और आप आगे माइक आप पकड़ लेना, इनको दे देना। इसके बाद पर्यावरण दिवस का आपका बैनर भी लगा हुआ है, मैं और मेरा पेड़, आपने जो अभियान की शुरुआत की और 10 लाख पेड़ लगाने, उसके बाद 15 तक ये टारगेट पूरा करने की बात की, अच्छी बात है। 15 तक नहीं, 15 लाख भी जा सकता है। 15 लाख भी जा ये सकता है। संकल्प किया है भाई साहब, कितना सफल हो गया अलग। संकल्प किया आपने, अच्छी बात है। और जो शब्द आपने किए बोले हैं, तकरीबन हर साल पर्यावरण दिवस पर यही शब्द बोले जाते हैं, बिल्कुल यही बोले जाते हैं। पखवाड़ा पर या इससे ज्यादा टाइम लग जाता है पौधारोपण में, उसके बाद इन पौधों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और ये पौधे खत्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। आपकी क्या प्लानिंग है? हाँ, ताकि बहुत ये अच्छा। पौधे मैं आपको जागरूक पत्रकार क्यों कहा, मैं सल्यूट करता हूं। जो बात मेरे से छूट गई मेरे भाई ने प्रश्न पूछ के पूरी करवा दी। अभी जो वहां पे बलेड़ी चौक पे था, मुझे नहीं पता आप में से कौन थे, कोई थे, एक बार हाथ खड़ा करना। आप थे? तो मैंने उनको कहा कि खाली पौधे लगाना कुछ नहीं है। मैंने यही बात बोली जो आपने बोली। मैं कहा बात यह है कि वो पौधे सरवाइव कर जाए। 10 लाख पौधों में 5 लाख भी सरवाइव कर लेंगे तो मैं सोचूंगा बहुत बड़ी जीत है। और जिस दिन मैंने ये बैठ के, आज से 3 दिन पहले, आपको लगता होगा मैं करनाल में ही बैठकर, जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है वहीं बैठक करके गया था। जो फॉरेस्ट के ऑफिसर आज आए हुए थे, मैं उस दिन उनके साथ बैठा था। मैंने कहा जी पौधे तो लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आपने प्लानिंग भी कर ली, गाँव अनुसार लिस्ट भी बन गई, सारा कुछ ठीक है, हमारे अभियान को आप सफल भी कर दोगे, लेकिन इन पौधों की देख रेख कौन करेगा? तो हमने, मिड्डा जी बड़ी सुनने की बात है, हाईलाइट करना, हमने आग्रह किया है कि मनरेगा के तहत कुछ ऐसे जो लुक आफ्टर करने वाले गार्ड उसी मनरेगा की योजना के तहत धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे हैं कि वो लोग हैं, हम उनको मनरेगा के तहत हमने काम भी देना है। इस काम को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए कि जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनके रख रखाव का करने का, गार्ड का, ये हमने एक रिक्वेस्ट भेज दी है। जो आपने कहा है उसके ऊपर काम हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न, मेरा एक शिक्षा से संबंधित सवाल कितना है। टाइम हुआ है? मेरा शिक्षा से संबंधित सवाल, विधायकगण भी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करनी थी, प्रेस वार्ता। अपना मीडिया कौन से, आपका कौन से अखबार से? दैनिक अखबार से। दैनिक पलकल, ठीक है, कदम सिंह मेरा नाम। ठीक है सर, 134A के बच्चे का भविष्य अंधकार में है। सरकार का इस और कभी ध्यान नहीं गया, सारी व्यवस्था बना रही है, चल भी रहा है, कुछ काम में भी है, कुछ अभी हो रहा है, लेकिन पूरे हरियाणा के बच्चे का अधिकार इस बात जा रहा है कि उनका कोई समाधान नहीं किया था ना, वो पहले स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और आगे उनका स्कूल अलॉट हो। उनका क्या समाधान है? दिक्कत क्या आती है? 134A में प्रोविजन हो गया, एक्ट में आ गया, उसका टेस्ट होगा, मेरिट होगी, स्कूल में जाएंगे बच्चे, उसका क्या दिक्कत है? कोई मतलब सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बनाया, ना उनके एग्जाम का टेस्ट का, और वो किस आधार पर उनका एडमिशन, जिन स्कूल जिन्होंने अलॉट मतलब उन्होंने आवेदन किया है जिन स्कूलों में, कैसे उनको वो स्कूल में? मतलब आपका कहना ये है कि ये कोरोना के कारण लॉकडाउन, ये बताइए, ये पूरा प्रश्न आपका तभी होगा, आप ये कहना भूल गए। सरकार इस वजह से नहीं किया कि वो सरकार सो गई है, ये उसको याद नहीं है। आज कोरोना की वजह से जिन बच्चों का कैरियर था, साल का ये सेमेस्टर का टेस्ट था, वो भी पोस्टपोन किए गए सारे। ये उनके भले के लिए, अब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी और बच्चों को आपका एडमिशन कराना है। जब स्कूल कॉलेज खोलने के लिए भी जब पेरेंट्स कह रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स कह रहे हैं कि अब ना खोला जाए, उस वजह से दिक्कत आई। जो जिन बच्चों का एडमिशन स्कूलों में होना है, कोई दिक्कतें आएंगी तो उनका ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उसमें करवाएंगे एडमिशन। सारी शिक्षा का मतलब आपने आज टेस्ट दी गई है, सिर्फ उन 134A के बच्चों का तक कोई उनको सलूशन नहीं मिला जो अभिभावक। चलो आप कोई अभिभावक संघ है आपके संपर्क में? कोई एक आदि आप मेरे को रिप्रेजेंटेशन दे दो, आपको रिप्रेजेंटेशन दे दो, मैं उसको बिल्कुल डीपली गो थ्रू जाके, मेरा शौक है काम सीखने का। मैं खाली राजनीति, ये वोट मांगे जी, भाषण दिए, उसका कोई फायदा नहीं है। काम करेंगे तो काम सीखेंगे। आप मुझे तो, मैं देखता हूँ इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। मैं डेली, हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ वीसी होती है क्योंकि मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। डे टू डे जो प्रशासन से संबंधित दिक्कतें होती हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है, आप मेरे सोशल मीडिया पे जाओगे, कम से कम अब तक 70 एसोसिएशन मेरे को ज्ञापन दे चुकी हैं। आज मेरे को किसानों ने ज्ञापन दिया कि कोऑपरेटिव से हमें दवाइयां मिलती थी, वो दवाइयां अब हमें नहीं मिल रही। मैंने एमडी आशिमा बराड़ है, उनको फोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं अभी पता करवाते हैं कि दवाइयां क्यों दिक्कत आ रही है किसानों को। मेरे को इतने ज्ञापन मिलते हैं, 70 ज्ञापन मैं कोरोना के दौरान ले चुका हूँ।
लॉकडाउन में। और सबसे बड़ा ज्ञापन तो पूरे देश भर में छप गया था जब पीटीआई टीचर्स का लिया था, 1000-1500 लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे। और मेरे को